नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत आज हम जो है अकबर को देखेंगे। महत्वपूर्ण मुगल शासक होते हैं, समय इनका होता है 1556 से 1605 ईस्वी में। इस वीडियो के माध्यम से हम अकबर का जो साम्राज्य विस्तार देखेंगे, जिसमें दक्षिण विजय को भी देखेंगे। अकबर के समय में जो प्रमुख विद्रोह होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर अकबर की धार्मिक नीति पे बहुत बार प्रश्न बनता है, वहां से देखेंगे। और फिर अकबर के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो 20-25 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आप 20-25 मिनट चैनल पे बने रहेंगे तो अकबर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और आप लोग को अगर पीटी का जो पीवाईक्यू है वो जेहन में होगा तो पता होगा कि यहाँ से कितना ज्यादा प्रश्न बनता है। तो आप बस धैर्य पूर्वक बने रहिए 20 मिनट और यहाँ से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। टाइम टेबल तो जान ही रहे हम, सोमवार से लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे ये आपका हो ही रहा है आओ पीटी पास करो सीरीज। और मुख्य परीक्षा को लेकर के सैटरडे को जो हमारा आ रहा है, तो इस समय सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे चैनल पे बने रहना अनिवार्य है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका जो नाम होता है ये होता है। और अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट, मतलब सिंध में एक अमरकोट है कि राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। तो अमरकोट के राणा वीर साल के मतलब महल में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और इसके बचपन का नाम क्या था? तो बदरुद्दीन था। बहुत महत्वपूर्ण, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो बदरुद्दीन था। अकबर अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्षों तक जो है वो अस्करी के संरक्षण में रहा। आप लोग जानते होंगे कि अगर पीछे जो मैंने क्लास हुमायूं को जब पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि हिंदाल, अस्करी ये सब जो है इसके भाई होते हैं हुमायूं के। तो अस्करी जो है एक प्रकार से अकबर के चाचा थे, सगे चाचा थे, और उन्हीं के संरक्षण में ये रहा है 3 वर्ष। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। आप लोग को तो पता ही होगा कि पंजाब में कालानौर एक जगह है, तो वहीं सिकंदर सूर के साथ ये युद्ध में रहते हैं। और उसी समय हुमायूं के मृत्यु की सूचना मिलती है और वहीं उनका जो है बैरम खां के माध्यम से राज्याभिषेक किया जाता है अकबर का। अकबर ने शहंशाह की उपाधि धारण की एवं बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। उसे अपना प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वकील ए सल्तनत का जो है वो पदवी दिया। शासक बनने के बाद 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में रहा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बहुत कम समय में ये शासक बनता है। और ऐसे में उस समय क्या मतलब उसके पिता के समय में भी जो बैरम खां था वो अपनी योग्यता साबित कर चुका था और बहुत ही महत्वपूर्ण कमांडर था मुगलों का। तो हुमायूं की डेथ के बाद अकबर की पूरी डिपेंडेंसी किस पे होती है? बैरम खां पे। और 1556 से 1560 तक केवल अकबर नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन उसके पीछे पूरा शासन का संचालन कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहे थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, इस समय भी याद रखिएगा क्योंकि आयोग को फैक्ट ज्यादा प्रिय है और अभी आरओ के पेपर में तो आपने देखा ही है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। महत्वपूर्ण युद्ध है। वास्तविक रूप से अकबर के वकील एवं संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, के बीच हुआ था। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, तो वो बेसिकली किसके बीच हुआ था? तो वहां आप देखेंगे कि जो सूर वंश का शासक सिकंदर सूर होता है, तो उसका एक कमांडर रहता है हेमचंद्र हेमू। और हेमू जो है स्वयं को विक्रमादित्य के नाम से की उपाधि लेता है। और एंशिएंट की क्लास में मैंने बताया कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो एक तरीके से बहुत सम्मानजनक उपाधि होती थी। और ये 14वां शासक होता है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा गया है। और
असली में अगर देखा जाए तो सिकंदर सूर भले शेरशाह सूरी वंश का उत्तराधिकारी था और आगरा पे शासन करता दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास रहती है? इसी के पास रहती है, हेमू के पास। और पानीपत के युद्ध में हेमू और बैरम खां के बीच ही वो युद्ध हुआ था। और दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि इसमें हेमचंद्र जो हेमू था वो बहुत ही ताकतवर था और वो प्रारंभ में बहुत ज्यादा वो लीड वाली अवस्था में था। मतलब ये लग रहा था कि हेमचंद्र जो है या हेमू ही युद्ध जीतेगा। दुर्भाग्य से उसके आंख में एक तीर लगती है और वो हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में था और हाथी के हौदे पे ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे ही लगता है उसकी सेना को कि हेमचंद्र मारा गया, चूंकि हौदे पे वो बेहोश होकर गिरता है, तो उसकी सेना का मनोबल टूट जाता है कि भाई जब शासक जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही मारा गया है, तो फिर आसानी से बैरम खां फिर स्थिति को पलटने में कामयाब होता है। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें हेमू की पराजय होती है, निर्णायक हार होती है और बाद में तो उसको उसी युद्ध स्थल पे ही पकड़ करके हत्या भी कर दी जाती है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम के बारे में लिखा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। तो आरपी त्रिपाठी ने क्यों कहा है? वही जो मैंने पीछे कहानी बताई कि भाई अकबर एक तरीके से दैवीय संयोग से ही जीते गया कि उसके जो धनुर्धर थे लगातार हेमू पे वार कर रहे थे और इत्तेफाक ही कहिए कि जो एक तीर था वो उसकी आंख में जाके लग गया और ऐसे में वो बेहोश होता है। नहीं तो बहुत बड़ा विजेता था और बहुत संभावना थी, अगर वो तीर उसको नहीं लगा होता तो स्थिति कुछ और होती। अब थोड़ा सा हम साम्राज्य विस्तार को देखेंगे, क्योंकि पृष्ठभूमि आपने जान लिया कि किस तरीके से ये सत्तासीन होते हैं। तो साम्राज्य विस्तार में, तो साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया। तो 1561 में ये मालवा की विजय करते हैं और 1561 ईस्वी में ही अकबर ने चुनार का किला भी जीता। जो चुनार का किला एक तरीके से शेरशाह सूरी के समय महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन गया था और सामरिक केंद्र भी था, तो उसको पुनः हस्तगत करने का काम किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया 1561 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को जीता, जिसकी राजधानी जबलपुर के पास चौरागढ़ थी और इसकी शासिका महोबा की चंदेल राजकुमारी कौन थी? दुर्गावती थी। तो ये भी जानिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अकबर ने इसके बाद राजपूताने को जीतने का प्रयास किया और इस सिलसिले में उसने सबसे पहला आमेर को वैवाहिक संबंधों के द्वारा मिलाया। तो आप लोग जानते ही होंगे कि भाई अकबर जो है वो किसी क्षेत्र विशेष का या किसी एक जाति धर्म का शासक बने नहीं रहना चाहता था। तो ऐसे में जरूरी था कि वो उस समय की जो सबसे ताकतवर शक्ति थी राजपूतों से लड़ाई करे और उनको अपनी अधीनता में लाए। तो इसके लिए उसने दो तरीके अपनाया, एक तो जो है युद्ध के माध्यम से और दूसरा शादी विवाह के माध्यम से भी चीजों को करता है। और इसमें सबसे बड़ी सफलता उसको मिलती है आमेर के शासक बहारमल या बिहारी मल के द्वारा, जिन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ कर देता है। आमेर का शासक बिहारी मल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। तो इस तरीके से आमेर जो है पहली रियासत थी राजपूताने की जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के किले को घेरा डाला। तो जो एक महत्वपूर्ण किला था चित्तौड़ का, तो कब ये घेरा डालते हैं? 1567 ईस्वी में। और उदय सिंह जो यहाँ के शासक रहते हैं वो सामंतों की सलाह पर किले को छोड़ करके मतलब अन्यत्र चले जाते हैं और सामंतों का ये मानना था कि भाई आप जीवित रहेंगे तो पुनः चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया जाएगा। और ऐसे में जो दो महत्वपूर्ण कमांडर होते हैं इनके, उदय सिंह के जयमल और फत्ता, इन लोगों ने बहुत ही बहादुरी से चीजों को प्रतिशोध किया, अकबर की सेना का मुकाबला किया। लेकिन अब चूंकि मुगल सेना काफी बड़ी थी और उस समय तक काफी शक्तिशाली भी हो चुकी थी, तो ऐसे में इन लोगों की भी पराजय होती है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार भी था। मतलब इसकी अवस्थिति ऐसी थी कि बिना इसे जीते जो मिडिल राजस्थान का जो क्षेत्र है तो वहां अपने प्रभाव को नहीं जमाया जा सकता था। तो अकबर के लिए ये भी अपरिहार्य था।
1572 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया। तो अगला जो आक्रमण होता है गुजरात पर 1572 ईस्वी में, जिसका कारण इसकी समृद्धि एवं विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र होना। तो अकबर जो है आप गुजरात पे आक्रमण करता है 1572 ईस्वी में। क्यों करता है? तो सबसे पहली बात तो गुजरात एक महत्वपूर्ण और समृद्ध सूबा था, साथ ही साथ गुजरात जो है वो समुद्र के किनारे था और वहीं से जो प्रमुख बंदरगाह थे जिनके साथ मिडिल ईस्ट से व्यापार होता था। तो ऐसे में अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और विशेषकर मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करना होता है तो गुजरात पर नियंत्रण बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इस मंशा से ये 1572 में आक्रमण करता है। अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए। मतलब प्रश्न पूछा गया कि अकबर ने समुद्र को कब देखा था, तो गुजरात अभियान के बाद ही देखा था तथा पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की थी। और यहीं पर आप लोग को पता ही होगा कि 1498 में ही पुर्तगाली जो है वो भारत आना शुरू हो गए थे वास्को डी गामा के नेतृत्व में। और जब ये वहां जा, और इसके पहले भी चूंकि पुर्तगाली धीरे धीरे अपनी बस्तियां बसा रहे थे, तो गुजरात विजय के दौरान ही इसकी जो है मुलाकात पुर्तगालियों से होती है। स्मिथ महोदय ने 1573 ईस्वी में गुजरात के द्वितीय अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। तो देखिए 1572 में गुजरात पर आक्रमण करता और उसे विजित करता है। जैसे ही विजित करके वो अपनी राजधानी आता है, कुछ ही समय बाद वहां पुनः जो है वो विद्रोह हो जाता है। वहां के लोगों ने, मुगल जो अधिकारी होते, जो शासक होते हैं, उनको वहां के लोग हटा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अच्छा लोग इसलिए भी ऐसा करते हैं क्योंकि अभी आगरा से अकबर आया था और चीजों को विजित करके गया, तो इतने जल्दी लोगों की उम्मीद नहीं थी कि पुनः अकबर आगरा पर अटैक कर देगा। और जैसे ही अकबर को सूचना मिलती है कि गुजरात में विद्रोह हो गया है और जो मुगल कमांडर थे वो मारे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पुनः वो जो है बहुत तेजी से आक्रमण करता। और इतिहास में, उस समय के इतिहास में, मतलब आगरा से गुजरात तक की यात्रा उसने मात्र 9 दिन में करी थी। और अब आपको लग रहा होगा कि सर 9 दिन में कौन बड़ी यात्रा है। तो आज आप ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन है, सारी सुविधाएं हैं, आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। लेकिन उस समय सबसे अच्छी गाड़ी क्या होती थी? घोड़ा होता था। और घोड़ा भी तो थोड़ा तेज हो जाए, हाथी भी साथ में रहती थी। और इतना ज्यादा लावा लश्कर लेके जाना होता था। भाई युद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो अन्य सैन्य साजो सामान को लेकर के, तो ऐसे में 9 दिन की यात्रा करना, ये उस समय के इतिहास की बहुत अनोखी घटना थी। और वहां के विद्रोही जो लोग थे उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि पूरा अकबर जो है इतने जल्दी आ जाएगा। और ऐसे में द्वितीय गुजरात अभियान के दौरान पूरी तरीके से विद्रोह को दबाते हैं और उसे अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो जो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो किस खुशी के उपलक्ष्य में कराया था? तो गुजरात विजय के जो गुजरात अभियान हुआ था उसमें इसने जो विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में 1576 ईस्वी में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासक का जो है वो अंत कर दिया। तो उत्तर भारत में जो अंतिम अफगान शासक दाऊद खां था, तो उसका भी अंत किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया। कंधार प्रांत भी सर्वप्रथम अकबर के समय में 1595 ईस्वी में मुगल अधिपत्य में आया। तो जो कांधार एक तरीके से देखा जाए बाबर के समय में निकल गया था, भाई बाबर का एक समय वो प्रभाव क्षेत्र में था, फिर हुमायूं तो इतने योग्य होते नहीं हैं, तो फिर कांधार जो है वो मुगलों को जो प्राप्त हुआ वो अकबर के समय में ही प्राप्त हुआ था। अब आते हैं थोड़ा सा अकबर की जो दक्षिण विजयों को देखते हैं। तो अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। उसने दक्षिण का सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। मतलब अकबर ये चाहता था कि हम दक्षिण में भी जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करें, और इसी के तहत उसने दक्षिण के राज्यों में जैसे खानदेश हुआ, अहमदनगर हुआ, सीरगढ़ को जीता था। तो ये जीता ही नहीं, ऐसा नहीं है कि जीता और वहां के शासक को शासन करने दिया। जैसे पीछे अलाउद्दीन खिलजी या
एंशियंट एज में आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त ने किया था, ऐसा नहीं होता। यहाँ इसने जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित किया था अकबर ने। खानदेश एक प्रकार से दक्षिण का जो है वो प्रवेश द्वार माना जाता। तो ये जो विजय अकबर ने की थी, तो यही जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार था खानदेश। और इसको जीतने के बाद फिर मुगल जो सेना थी वो फ्रीक्वेंटली दक्षिण पे धीरे धीरे अटैक करती रही। और औरंगजेब के समय में आप देखेंगे जब आगे क्लास में, तो जो भी दक्षिण के महत्वपूर्ण जो राज्य थे वहां पे मुगलों का स्थापत्य, मतलब सारी मुगल जो है वो स्थापित हो जाते हैं। खानदेश एक प्रकार का दक्षिण का प्रवेश द्वार था। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अहमदनगर पर कब अधिकार किया था, तो 1600 ईस्वी में किया था। अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह जो शासक होते हैं इनकी संरक्षिका कौन होती है, चांद बीबी, से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश जो है वो भेंट के स्वरूप में प्राप्त किया था। और इसी युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए थे। तो जो मुगलों का मराठों से जो संपर्क स्थापित हुआ था, तो बेसिकली ये अहमदनगर के ही युद्ध में हुआ था। और 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को जो है सोने की कुंजियों से खोला था। मतलब यहाँ क्या था ना कि काफी समय से घेरा डाले हुए थे, लेकिन जो असीरगढ़ का किला था वो अभेद्य था। मतलब वो इनके जो भी वेपन्स थे या जो भी आर्टिलरी थी उस किले को डैमेज नहीं कर पा रही थी। तो छल कपट के माध्यम से बहुत सारा धन दे करके उस किले को खुलवाने में सफल होता और अंततः ये जीतता है। तो इस तरीके से जो असीरगढ़ का किला इन्होंने जीता, तो उसके बारे में कहा जाता है कि अकबर का काफी खर्चीला अभियान था। मतलब इतना खर्चीला कि इसको सोने की कुंजियों के द्वारा इसे खोला गया था। अब अकबर के समय में जो प्रमुख विद्रोह हुए थे उनके बारे में देखते हैं। तो अकबर के समय में 1564 ईस्वी में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया। यह अकबर के समय का पहला विद्रोह था। तो उज़्बेकों का विद्रोह कब होता है, 1564 ईस्वी में। अकबर के विरुद्ध जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने फतवा जारी किया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और चूंकि अकबर की जो धार्मिक नीति थोड़ा सा धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सभी धर्मों की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो उसको प्रश्रय देता था, धर्मावलंबियों को अपने दरबार में संरक्षण देता था। और आगे चल करके जब इसकी धार्मिक नीति आप देखेंगे अभी, तो आपको लगेगा कि इसने जो है सुलह को लेकर कॉन्सेप्ट लेके आया था जिसमें सभी धर्मों की महत्वपूर्ण बातों का साथ दिखता है। तो ऐसे में जो कट्टर पंथी जो मुस्लिम और मुल्ला लोग थे उनको बड़ा इसकी नीतियों से बड़ा आघात पहुंचा। और ऐसे में जौनपुर के एक काजी थे मुल्ला मोहम्मद यजदी, इन्होंने इसके खिलाफ फतवा जारी किया था। हालांकि बाद में काफी पनिशमेंट भी इनका हुआ अकबर के द्वारा। 1581 ईस्वी में अफगान बलूचियों ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। तो 1581 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण जो विद्रोह होता है अफगान के बलूचियों के द्वारा होता है और इसी को दबाने में बीरबल की शहादत होती है। 1599 ईस्वी में शहजादा सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया। तो इनके जो पुत्र होते हैं जो बाद में जहांगीर के नाम से शासक भी होते हैं, तो ये अपने पिता के अंतिम वर्षों में, चूंकि 1605 में तो अकबर की डेथ ही हो जाती है और उस समय अकबर थोड़ा बीमार भी रहने लगे थे, तो इनको सब्र नहीं हो रहा था, इनको जल्दी से सत्ता प्राप्त करनी थी। ऐसे में इनको लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा हमारा उम्र निकलता जा रहा है और हमारे पिताजी तो 13-14 साल में ही सत्तासीन हो गए थे। तो इन्होंने जो है विद्रोह किया था किसके साथ मिलकर के, पुर्तगालियों के साथ मिलकर के। कब किया था, तो 1599 में। और ये इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र बादशाह भी घोषित कर देता है। जो इलाहाबाद का जो किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो वहीं जो है जहांगीर ने, और अभी तो जहांगीर बना भी नहीं है, तब तो सलीम था, सलीम ने विद्रोह कर दिया था। सलीम के ही इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो आप लोग जानते होंगे कि अबुल फजल जो है वो अकबर के बहुत करीबी थे, विद्वान थे और मुगल सेना में सेनापति की हैसियत रखते थे, बड़े मनसबदार थे। और ये दक्कन से आ रहे थे और जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं एमपी में ओरछा के पास, तो वहाँ के जो शासक होते हैं वीर सिंह देव, और वीर सिंह देव जो होते हैं वो सलीम के मित्र रहते हैं। और सलीम ने कहा कि भाई उनको वहीं मार दो, और ऐसी स्थिति में अबुल फजल की हत्या हो जाती है। और इसको लेकर के अकबर को बहुत बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और
चूंकि अब बेटा ऐसा करता है तो हर पिता जो है पुत्र के सामने विवश नजर आता है, लेकिन अकबर के स्वास्थ्य खराब होने के पीछे ये 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद राजा टोडरमल को लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंप दिया था। तो जो गुजरात विजय की थी 1572-73 में, तो उसके बाद चूंकि उसको अपने राज्य में मिला लिया था, तो ऐसे में वहां की लगान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इन्होंने टोडरमल को जो है वहां का लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व दिया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अफगान सरदार हकीम खां जो है राणा प्रताप की ओर से लड़ा था। तो एक अफगान सरदार थे हकीम खां सूर, तो ये बेसिकली राणा प्रताप के तरफ से लड़ा था और बहुत ही जो है मतलब बहुत ही वीरता का परिचय इन्होंने दिया था हकीम खां सूर ने। पूछा गया प्रश्न है, और 1576 तभी आपके आरओ में ही आया था कि हल्दी घाटी के बारे में टाइम पूछा गया था समय। तो अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि दास प्रथा कब समाप्त करता है, 1562 में, तीर्थ यात्रा कर 1563 में, और जजिया कब हटाता है, 1564 में। और ये ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि वो जो उस समय की महत्वपूर्ण शक्ति थी राजपूत, उससे अपने संबंध बेहतर कर सके और अपने आप को एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक दिखा सके। क्योंकि इसकी तो मंशा होती है कि भाई हम जो है अल्पसंख्यक वर्ग का शासक नहीं बने रह सकते। मतलब अल्पसंख्यक कौन थे, मुगल मुस्लिम थे। मुस्लिम उस समय कितनी पॉपुलेशन थी, तो इसको लग रहा था कि भाई अगर हमको बहुसंख्यक वर्ग का शासक बनना है, तो ऐसे में हमको बहुसंख्यक वर्गों के धार्मिक आर्थिक हितों को भी ध्यान में रखना होगा। और यही कारण है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता तो देता ही देता है और अपने प्रशासन में बड़ी बड़ी जागीरें, बड़े बड़े मनसब भी जो है प्रदान करता है हिंदुओं को। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया तथा उनके क्षेत्र में शाही सिक्कों का प्रचलन करवाया। तो देखिए कुछ चीजें अगर दे रहा है तो कुछ चीजें छीन भी रहा है। मतलब ये चीज आप स्पष्ट मान के चलिए, राजपूतों के लिए एक मैसेज था कि भाई आपकी संप्रभुता हम ले रहे हैं, आप संप्रभु अपने क्षेत्र में नहीं, बाकी आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का हम सम्मान कर रहे हैं। आप हमारे दरबार में आएंगे, आपका भरपूर इज्जत सम्मान होगा, उस सब चीजों में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन आप संप्रभु नहीं रहेंगे, संप्रभु तो केवल हम ही रहेंगे, ये अकबर का मानना था। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये हमारे संस्थान के द्वारा 2 बैच चल रहे हैं, एक तो आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर के, दूसरा जो है हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें यूपी पीसीएस का पूरा कंप्लीट पैकेज, मतलब पेपर 1 से लेकर के 6 तक, एसए हिंदी, मतलब मेंस के जितने भी टॉपिक है पूरा कवर कराए जाएंगे टेस्ट पेपर के माध्यम से। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। यहाँ डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है संस्थान के द्वारा, प्रॉपर वे में मार्किंग होती है और फिर अंत में आपको मॉडल आंसर दिया जाता है इस तरीके से। और संस्थान का यही उद्देश्य है कि जब आप मुख्य परीक्षा देने जाए तो 750 प्लस प्रश्न का प्रैक्टिस और ऐसे पीडीएफ आपको दे के भेजे कि अगर आप इतना भी तैयार कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी स्थिति में रहिएगा। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। अब आते हैं अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था, तो सार्वभौमिक सहिष्णुता, इसे सुलहकुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलहकुल की नीति को अपनाया था। वही कि भाई हम किसी एक जाति मजहब धर्म से बंधे नहीं हैं, जो भी धर्म मजहब है वो अपने अपने क्षेत्र में महान है और सबकी अच्छी चीजों को जो है वो हम स्वीकार कर रहे हैं। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का काफी प्रभाव पड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अकबर की माता भी सिया थी, तो ऐसे में और सिया लोगों में थोड़ी सी उदारता होती है वनस्पत सुन्नियों के। तो मात्र और दूसरी चीज इनकी परवरिश भी कहाँ हुई थी भाई, जो इनका बचपन जो बीता था या जो इनका जन्म हुआ था, पीछे मैंने बताया है कि वीरसाल के दरबार में हुआ था। तो ऐसे में इसके ऊपर थोड़ा सा धार्मिक रूप से हिंदू धर्म दर्शन का भी प्रभाव दिखता है। और अकबर और इनमें इनके जो शिक्षक होते हैं अब्दुल लतीफ, इनकी भी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। और चूंकि अकबर
जो उस समय के प्रमुख सूफी संत होते शेख सलीम चिश्ती, तो उनका बहुत ही ज्यादा जो है वो सम्मान करता था और उसी के आशीर्वाद से इसको पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे में इस पे सूफियों का भी बहुत प्रभाव था। और जब मैं पीछे सूफी बता रहा था तो मैं ये बताया था कि जो सूफियों का धर्म दर्शन है वो भारतीय धर्म दर्शन से बहुत मिलता जुलता है और वो तार्किक लोग होते हैं, उसमें रूढ़िवादिता नहीं पाई जाती है सूफियों में। तो ऐसे में अकबर का जो धार्मिक चीजें तैयार होती हैं तो वो एक तरीके से बहुत सी समकालीन घटनाओं का परिणाम होती है। एक तो उसके जन्म वाली चीजें मैंने बताई, फिर उसकी माता का बैकग्राउंड, फिर स्वयं उसका उस समय तक जो दरबार में तमाम लोग आ गए थे, फिर उसका विवाह भी हिंदू राजकुमारी से होता है। तो ये सारे सम्मिलित प्रभाव थे उसकी धार्मिक नीति को बनाने में। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना की थी। तो देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि इबादत खाने की स्थापना कहाँ हुई थी, तो फतेहपुर सीकरी में। कब हुई थी, तो 1575 ईस्वी में। ये दो चीज याद रखिएगा बस। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की थी। तो मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब की थी, तो 1579 ईस्वी में। मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक जो है आज्ञा पत्र कहा है। और अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही मतलब दैवीय एक ईश्वरवाद या दीन इलाही नामक नए धर्म का जो है वो प्रवर्तन करवाया था। तो दीन इलाही धर्म कब चलाया गया था अकबर के द्वारा, तो 1582 ईस्वी में चलाया गया था। और आईने अकबरी में कुल 18 लोगों का नाम मिलता है जिन्होंने दीन इलाही को पूरी तरह से अपनाया था। तो इसमें चूंकि इसकी जो प्रक्रिया थी वो बड़ी हास्यास्पद थी। ऐसे में अकबर ने चलाया तो था लेकिन इसको उस तरीके से स्वीकारोक्ति नहीं मिली थी। मात्र 18 लोगों ने, जो अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी है उसमें ये वर्णन मिलता है कि इसमें केवल 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें एकमात्र हिंदू थे, कौन, बीरबल। तौहीद इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार या पद्धति थी जिसके प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से सुलहकुल या सार्वभौमिक सौहार्द से मिली थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित कौन था, तो अबुल फजल था। तो जो ये दीन इलाही जो धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा उसका मुख्य पुरोहित कौन था, अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल महेश दास, मतलब बीरबल का जो मेन नाम होता है वो महेश दास होता है, बीरबल तो इनका उपनाम होता है। तो हिंदुओं में केवल महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं। तो दीन इलाही को लेकर के किस इतिहासकार ने अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा है, तो ये विसेंट स्मिथ ने कहा है। सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को प्रश्रय दिया। वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था और उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम जो है वो सलीम रखता है। अकबर ने 1583 ईस्वी में एक नए कैलेंडर इलाही संवत को भी जारी किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इलाही संवत अकबर के द्वारा जारी किया गया था। कब जारी हुआ था, तो 1583 ईस्वी में। अकबर ने प्रयाग और बनारस जैसे तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो वो मैंने पीछे बताया ही है। अब इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य, यहाँ से कई बार पूछा गया है कि जो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया था तो उसमें जो धर्माचार्य होते थे तो कौन कौन धर्माचार्य आए थे। तो अगर हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो दो धर्माचार्य होते उस समय, एक का नाम देवी होता है, दूसरे का नाम होता है पुरुषोत्तम। तो ये हिंदू धर्म से आते हैं। जैन धर्म से कौन आते हैं, तो हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, शांति चंद्र सूरी और भानुचंद्र उपाध्याय, ये जैन धर्म से संबंधित धर्माचार्य होते हैं। पारसी धर्म से कौन आता है, तो दस्तूर मेहर जी राणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप जानते रहिएगा। और ईसाई धर्म से कौन आते हैं, तो रुडोल्फ एकाबीबा और एंटोनी मोंसेरात। तो ये ईसाई धर्म से दो धर्मावलंबी उसके जो धर्म संसद होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है और फिर भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ को गोकुल
और जैतपुरा की जागीर दी थी। जब मैंने भक्ति आंदोलन को पढ़ा रहा था तो उसमें विठल नाथ के बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि बल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें प्रमुख कवि कौन होते हैं तो सूरदास होते हैं, कुम्भन दास होते हैं, चतुर्भुज दास होते हैं, छित स्वामी होते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पीछे से अगर चीजें देखते आएंगे तो आप एक लिंक भी स्थापित कर पाएंगे और आपकी चीजों का रिवीजन भी होगा। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। हरविजय सूरी को जगत गुरु और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। अकबर ने फारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहरजी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जो है वो जमीन दी थी तथा उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। तो जो पारसी लोग होते हैं वहां अग्नि पूजा का प्रचलन बहुत ज्यादा होता है और जो पारसी धर्मगुरु होते हैं दस्तूर मेहरजी राणा अकबर की धर्म संसद में पार्टिसिपेट करते हैं और अकबर इनसे काफी प्रभावित होता है और इनके जीवन यापन के लिए वो 200 बीघा जमीन भी देता है। और अकबर अपने महल में मतलब 24 घंटा जो अग्नि प्रज्वलित कराई थी तो वो किसके प्रभाव में आके कराई थी? इन्हीं दस्तूर जी मेहर राणा के। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को भी आरंभ किया था। तो जो झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस की जो परंपरा थी तो वो पारसी परंपरा थी और अकबर ने इन्हीं के प्रभाव में आकर के इन परंपराओं को जो है वो चालू किया था। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की तथा उसकी पुत्री के नाम कई गांव प्रदान किए थे। तो अकबर के समय तक सिख जो धर्म थे, चूंकि गुरु नानक का प्रादुर्भाव हो गया था लोदियों के समय में ही, तो ऐसे में सिख धर्म भी अपनी जड़ें जमा रहा था और अकबर से बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध थे सिख धर्म गुरुओं के। आप देखिए ना कि जो तीसरे इनके गुरु होते अमरदास, तो इनसे ये भेंट भी करता और इनकी पुत्री को कई गांव दान भी देता है। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था और यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। तो जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ और जो अमृतसर नगर की स्थापना हुई, तो अकबर ने जो रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी तो उसी में एक प्राकृतिक तालाब था जो अभी वहां आप देखते होंगे जब अमृतसर टेम्पल का, तो वहां एक तालाब आपको मिलता होगा। आप तो वो काफी भव्य दिखता है लेकिन वो नेचुरल तालाब था और वहीं जो है स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई थी उसी जमीन पे। फतेहपुर सीकरी निर्माण का खाका बहाउद्दीन ने तैयार किया था। आप लोग जानते ही होंगे कि अकबर ने एक नई अपनी राजधानी बनाया था। अकबर से आगरा से 35 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी और उसका जो आर्किटेक्ट था कौन था? तो बहाउद्दीन था। इसका भी नाम याद रखिएगा। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो फादर एका बीवा ने किया था। तो पीछे मैंने बताया ही है। और अकबर के दरबार में नवरत्न कौन थे? तो अबुल फजल, टोडरमल, फैजी, तानसेन, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खानकाना, हकीम हुक्काम और मुल्ला दो प्याजा, ये प्रमुख नवरत्न थे। अकबर के शासनकाल की अब थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक दो स्लाइड में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए 1560-64 में आप देखिए 1556 से 60 तक तो आप देखेंगे कि बैरम खां का पूरी तरीके से उस पर प्रभाव रहता है, लेकिन 60 से 64 तक क्या होता है कि पर्दा शासन मतलब पेटीकोट सरकार चलती है और इसमें अगर देखा जाए तो प्रधानता किसकी रहती है? तो अकबर की जो धाय माँ होती है महामनगा, उसका पुत्र आदम खां इसमें रहता है और पुत्री जीजी अनगा, और साथ में अकबर की भी माता इसमें रहती हैं, इनका नाम रहता है हमीदा बानो बेगम। फिर 1562 में अकबर क्या करते हैं? दास प्रथा का अंत करते हैं। 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करते हैं। 64 में जजिया कर समाप्त करते हैं। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रारूप बहाउद्दीन ने तैयार किया था, पीछे मैंने बताया ही है। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की इबादत खाने का निर्माण होता है। तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1575 ईस्वी में। 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया, अर्थात यह धर्म संसद बना। कब बना? तो 1578 ईस्वी में। 1579 में अकबर मजहर की घोषणा करता है और 1582 में
तौहीद इलाही की घोषणा होती है। फिर 1583 में कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध निषेध और इलाही संवत की स्थापना होती, मैंने पीछे बताया ही था। 1584 में गुजरात विद्रोह दबाने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्राप्त करता है। तो अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि कब मिला था? तो 1584 में पुनः जब गुजरात का विद्रोह होता है तो अब्दुल रहीम को भेजता है और वो ये सफल अभियान करके लौटते हैं, तो ऐसे में इन्हें खान खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। फिर 1580 में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बांटा गया और दक्षिण विजय के बाद ये संख्या कितनी हो गई थी? तो 15। तो अकबर के समय में अगर देखा जाए दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। 1582 ईस्वी में टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली लागू की गई। और आप कहेंगे सर ये दहसाला प्रणाली क्या है? तो ये राजस्व से संबंधित प्रणाली है। और अभी इतना ही जानिए, क्योंकि अगर इस पे हम ज्यादा बताने लगेंगे तो क्लास और लंबी होगी और अभी उसकी कोई भूमिका नहीं। बस ये जानिए कि दहसाला पद्धति टोडरमल के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? तो 1582 ईस्वी में। ये तो चर्चा मैंने कर ही दी है। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हैं। एक तो टेलीग्राम है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ ये जो 2 लिंक है यूट्यूब का, एक तो समृद्धि आईएएस का, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए सभी लिंक्स। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट जरूर करें। सबसे अंतिम में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।